लोगों की आंखें रोती हैं, हमारा दिल रो रहा है। आर्मीनिया ने अपनी मिलिट्री परेड में भारत के हथियारों को उतार दिया। या हो नहीं सकता, ये नॉर्मल विजुअल्स नहीं है। परेड की सबसे बड़ी दहशत का नाम था पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। हमें यह भी मालूम पड़ा कि हमारे तैयारों से 70 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इजरायली फाइटर जेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। या आज मैं देख रहा था कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा कि मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर भारत के अंदर हूं। क्या वजह है? हमारी कौमी सलामती का मामला है। तीसरी बात भी बिल्कुल ठीक है उनकी कि पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेतन्याहू में और हमारे प्राइम मिनिस्टर में एक सिमिलैरिटी हमें नजर आती है कैरेक्टर की, कि यस वो अपनी कंट्री के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन ये सोच तो सर हमारी हट जाएगा। अब इस वक्त जो इब्राहिम अकॉर्ड की बात की जा रही है तो उस पे तो लश्कर तोयबा का जो लीडर है या पता नहीं डिप्यूटी लीडर क्या है, तो उसका सैफुल्लाह कसूरी नाम उसका बताया जा रहा है, उसकी भी वीडियो बड़ी वायरल है। खाली मैं ये कहता हूँ, चलिए पाकिस्तान में तो एक आबिद भाई या आप सब इतने अच्छे फैंस हैं, अच्छा सोचते हैं क्योंकि आप रियल चीज जान रहे हैं। क्या पूरा वर्ल्ड कर रहा है? क्यों कर रहा है? पूरे वर्ल्ड मोदी कर रहा है वो। देखें भाई ने मेरी बात का जवाब खुद ही दे दिया। पूरा पाकिस्तान मुझे गद्दार कहता है, लेकिन पूरा वर्ल्ड मोदी कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय हथियारों की ताकत अब केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रही। यूरोप और एशिया के बीच स्थित एक देश आर्मेनिया अब भारत के रक्षा उद्योग का सबसे बड़ा ग्राहक बनकर उभरा है। इसकी सबसे बड़ी झलक तब देखने को मिली जब आर्मेनिया की सैन्य परेड में भारतीय हथियार खुले तौर पर प्रदर्शित किए गए। आर्मेनिया हर साल 28 मई को अपना रिपब्लिक डे बड़े पैमाने पर मनाता है। इस मौके पर राजधानी येरेवान में विशाल सैन्य परेड आयोजित की जाती है, जिसमें सेना अपनी सैन्य ताकत, आधुनिक हथियार और रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करती है। इस वर्ष की परेड खास इसलिए है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में भारतीय मूल के हथियार और रक्षा सिस्टम दिखाए गए। इस सैन्य परेड में भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, भारतीय आर्टिलरी सिस्टम ATAGS 155mm और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम दिखाई दिए। ये पहली बार है जब आर्मेनिया ने इतने बड़े स्तर पर भारतीय हथियारों को अपनी सैन्य ताकत के हिस्से के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। लेकिन ये सोच तो सर हमारी हट जाएगा। अब इस वक्त जो इब्राहिम अकॉर्ड की बात की जा रही है तो उस पे तो लश्कर तोयबा का जो लीडर है या पता नहीं डिप्यूटी लीडर क्या है, तो उसका सैफुल्लाह कसूरी नाम उसका बताया जा रहा है, उसकी भी वीडियो बड़ी वायरल है। इंडियन मीडिया दिखा रहा था, तो वो मैं एक शो देख रही थी, मैं उसमें नहीं थी, दूसरे लोग थे पाकिस्तानी, तो वो ये कह रहे थे कि जी उन्होंने कहा जी हम तो आप ही क्या देख रहे हैं इसका वीडियो, इस तरह के लोगों को तो हम लिफ्ट ही नहीं कराते। तो वो कहना क्या चाह रहे थे, वो ये बता रहे थे कि ये गलत कह रहा है लश्कर तोयबा वाला कि मत तस्लीम करें इसराइल को, या ये बता रहे थे कि उसको इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि हमारे टीवी पर आए। तो जाहिर है हमारे टीवी में तो सर एहसानुल्लाह एहसान भी आ चुका है। तो ये जो यहाँ पे खिचड़ी बन रही है, ये गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज दिखाई दे रही है कि इन्होंने करना क्या। और अगर ये मुसलमानों का कह के सर अगर ये इजराइल को तस्लीम नहीं करते तो फिर ये चाइना को क्यों तस्लीम करते हैं? वहां पे भी तो उइगर मुस्लिम पे जुल्म हो रहा है। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प आर्गुमेंट है कि जी अगर आप पाकिस्तान की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें तो वो कहते हैं जी कि आप पाकिस्तान को कंडेम, बल्कि बैश का लफ्ज यूज करते हैं। पाकिस्तान बैशिंग इज द फेवरेट वर्ड ऑफ पाकिस्तानी पेट्रियट्स, सो कॉल्ड पेट्रियट्स। तो उनसे अगर आप पूछें कि भाई नोम चॉम्स्की के बारे में बड़ा आपका क्या ख्याल है, तो कहते हैं वो तो बड़ा अच्छा आदमी है। अच्छा, अरुंधति रॉय के बारे में क्या ख्याल है? वो भी बड़ी अच्छी औरत है, खुल के बोलती है। तो भाई उनके बारे में भी तो आप ये कहें ना कि वो फिर इंडिया को कंडेम करती हैं, वो नोम चॉम्स्की अमेरिका को कंडेम करता है, हर वक्त करता है। तो वो आपके फिर हीरो कैसे हो गए? अगर पेट्रियटिज्म जो है वो अल्टीमेट वर्च्यू है, अपने मुल्क को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना, ये एक अच्छी खूबी है, तो फिर नोम चॉम्स्की को आप किस खाते में एडमायर करते हैं? अरुंधति रॉय को किस खाते में आप एडमायर करते हैं? परवेज उदवाई को किस खाते में आप फिर कंडेम करते हैं? वो भी तो कंट्री की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता है ना। बिल्कुल। कैसे पहचाना जाता है? अपनी पॉलिसी से पहचाना जाता है। तो अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है उस मेरिट पे जाइए कि आप कहें कि नहीं ये पॉलिसी जो है ना ये तो बहुत अच्छी है, इस पे क्रिटिसिज्म नहीं बनता। इसराइल में एक प्रोफेसर है श्लोमो जैंड, उस बंदे ने इवन द क्रिएशन ऑफ इसराइल पे क्वेश्चंस उठाए हैं।
तो वो किताब बजाय इसके कि स्टेट उसको बैन करती, उन्होंने उसको बिल्कुल बैन नहीं किया और वो एक बेस्ट सेलर बन गई। अब इंटरनेशनली अवेलेबल है, गूगल पे आप जाइए, क्रोमोजैंड लिखें तो आपको उस किताब का पूरा तारुफ मिल जाएगा, उस किताब के एक्सेप्ट मिल जाएंगे, शायद ऑनलाइन मिल जाए, पूरी किताब भी मिल जाए। तो डेमोक्रेसीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का इतना बुरा नहीं मनाया जाता, और स्टेट्स जो हैं इतनी इनसिक्योर नहीं होती, इतनी कच्ची नहीं होती कि वो एक किताब के लिखने से या एक व्लॉग के करने से उनको खतरा हो जाए। तो हमारे यहाँ जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है ना, वो जरूरत से ज्यादा है मेरे ख्याल में। तो हम डिफरेंट आइडियाज को डिस्कस भी नहीं करना चाहते। अब कश्मीर को देख लीजिए, कितनी डिबेट होती है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कश्मीर पे। कौन है हमारे कश्मीर पे एक्सपर्ट्स, कौन है इंडिया पे हमारे एक्सपर्ट्स, कौन है? तो मैं तो कई दफा ये सवाल उठा चुका हूँ कि हम 25 करोड़ का मुल्क हैं, एक एकेडमिक स्कॉलर मुझे दिखा दीजिए, एक्सपर्ट दिखा दीजिए जो इंडिया को स्पेशलाइज करता हो, इवन कश्मीर पे दिखा दीजिए। तो आप क्या जहालत की बुनियाद पे जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहते हैं, अपना मीडिया चलाना चाहते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी और सारा कुछ ये? तो ये जो चीजें हैं, वी नीड टू डिस्कस दीज थिंग्स। जो डिफरेंट ओपिनियन भी हैं, तो उसमें क्यों आप उसको स्टाइफल करना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ जमात इस्लामी के भी लोग आए, बात करें, इंडिया पे करें, इसराइल पे करें, बाकी जो लोग हैं जो उनसे डिफरेंट व्यू रखते हैं उनको भी आने दो। लेट देयर बी अ फ्री डिबेट, जेन्युइनली फ्री डिबेट, दैट इज द सोल्यूशन। लेकिन सर इस वक्त सारी दुनिया जो है वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बना रही है, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, जो भी कह लीजिए। इस वक्त इसराइल एक मजबूत नेशन के तौर पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उनके ईरान से और कई कंट्रीज के साथ क्लैशेस हैं, तो वो तो अक्सर कंट्रीज के हुआ करते हैं, लेकिन सिर्फ इसी बेस पे जो है ये सोच लेना कि नहीं जी हम तो इनसे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान कहते थे ना, जब तक पीएम मोदी रहेंगे पाकिस्तान बात नहीं करेगा। आज हम पीछे पीछे घूम रहे हैं और वो बात नहीं कर रहे। हमने कई बार मैसेज दिया है कि जी बात कर लीजिए, वो कहते नहीं आप टेररिज्म खत्म कीजिए। तो सर ये इस किस्म की पॉलिसीज हमें कितना डैमेज कर रही है? जी देखिए, इसराइल को इस वक्त 165 या 166 कंट्रीज ने रिकग्नाइज किया हुआ है, जिसमें से 20 के करीब मुसलमान मुल्क भी शामिल हैं। तो अब एक ऐसा मुल्क जो यूएन का मेंबर है, जिसको इतनी बड़ी मेजॉरिटी जो है तस्लीम करती है, 26-27 मुल्क होंगे, 27 के करीब मुल्क हैं जो तस्लीम नहीं करते, मोस्टली मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज। तो भाई क्या चाइना तस्लीम नहीं करता उसको? अगर ये इतना ही गलत इकदाम है तो टर्की क्यों नहीं उसकी रिकग्निशन को वापस कर देता? व्हाई डोंट दे कैंसिल देयर रिकग्निशन ऑफ इजराइल? फिर इजिप्ट जो है, इनिशियली उसका बाइकआउट किया गया था मुस्लिम उम्मा की तरफ से, ओआईसी की तरफ से, फिर क्यों उसको एक्सेप्ट कर लिया?